ओके, तो मैंने आप लोगों को बोला था क्वेश्चन नंबर भेजने को, तो कुछ लोग ही सॉल्व कर रहे हैं मुझे लग रहा है, बाकी लोग पता नहीं। तो तुम अभी डाउट भेज रहे हो तो मुझे, चलो ट्राई करते हैं। तो ये क्या क्या डाउट भेजा है लोगों ने। देखिए जो लोग हैं उनके से आगे क्या क्या डाउट है आपके। पहला क्वेश्चन भी डाउट है सर पहला क्वेश्चन में सर वो जो ये वाला। एक्सपेक्टेशन था वो निकाल ली सर, ऑप्शन ए में एक्सपेक्टेशन आ गया, लेकिन सर उसमें सर सेविसेस इनेबिलिटी नहीं लिखा, लगा नहीं पा रही सर। मतलब सेविसेस इनेबिलिटी कैसे लाऊंगी उसको। तो मुझे बताइए आप, चेबिशेव इनइक्वालिटी क्या होती है। तो इसमें तो वेरिएंस लगेगा ना। नहीं नहीं, मैं चेबिशेव किसने कहा लगाने को, मैंने कहा था। आपने ही तो बताया था कि इसको जेनसेस और इसको सेविसेस। जेनसेंस नहीं, मार्कोव, मार्कोव और जेनसेंस। मार्को। मार्कोव इनइक्वालिटी एंड जेनसेंस इनइक्वालिटी। बताओ मार्कोव इनइक्वालिटी क्या कहती है। सर भूल गई सर। हाँ तो वही, मैं तो पहले तो कॉन्सेप्ट याद रखते क्वेश्चन सॉल्व होगा, वैसे सॉल्व नहीं होगा। फिर मैं करा सर दूंगा। याद नहीं रह रहा, मतलब पढ़ रही हूँ पढ़ते तो रहो। रिपीटेडली सॉल्व करें तो याद रहेगा ना। जैसे जैम के हर एक पेपर में आपको चेबिशेव या मार्कोव के क्वेश्चन मिलेंगे ऑलमोस्ट। फिर नहीं सेविसेस का मिल रहा है, लेकिन मार्को का क्वेश्चन ज्यादातर मिल कम रहा है, 2022-23 में पेपर में है। है। हाँ वो तो पहले नहीं था मुझे तो पता। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मार्कोव इनइक्वालिटी क्या है, फिर उसको अप्लाई कीजिए। तो जब याद नहीं हो तो गूगल कर लीजिए, उससे दिख जाएगा। बुक में देख लीजिए, नोट्स में देख लीजिए, ये चीज़ है, कहीं में देखना तो पड़ेगा जब आप सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करूं या कर लोगे। सर कर तुम लूंगी ढूंढ के बताओ मार्कोव इनइक्वालिटी क्या है। सर तो p of x greater than equal to a greater than equal to e of x by a। तो इसको याद रखा करो, है ना। ये हो गया। अब पुट करो, n की जगह 10 रखो, क्या दिक्कत है। नहीं आगे बताओ कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। सर वो ऑप्शन यही मैच करेगा। नहीं, यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक तो ये भी है और ये भी है ना। तो इन दोनों में से तो ये तो है, तो ये सर दोनों। नहीं उसका जो एक्सपेक्टेशन है उसका वैल्यू तो सर ऑप्शन ए में मैच कर रहा है ना। हाँ मतलब ये आप इसके साथ देख लो, ये चेबी शेप्स के साथ ये मैच कर रहा है, ठीक है। हाँ सर वो मैच कर रहा है। सॉरी ये जेनसेंस इनइक्वालिटी यहाँ लगाने हैं, हाँ इसके जेनसेस लिए जेनसेंस इक्वलिटी मैच इनइक्वालिटी कर लगाने हैं, इसके लिए मार्कोव लगाने मार्को। हैं, ठीक है। 1 के बाद कौन सा डाउट है। अच्छा मैं तो यार देखा नहीं। सर बता दें। सर 1 के बाद सर 10। देखते हैं, चलो 1 बाई 1 एक ग्रुप में। 10th में क्या, 10th सॉल्व किया था हमने, मैं बताया था 2 आएगा शायद आंसर इसका। हाँ आंसर सर सर मतलब इसका सर एक्सपेंशन सर उसके बाद नहीं कर पा रही हूँ, मतलब 1 प्लस एन साइन स्क्वायर एन बाई 2 उसका एक्सपेंशन नहीं कर पा रही सर। मतलब पहले तो 2 आ रहा है, फिर उसके बाद का सर एक्सपेंशन नहीं कर, साइन स्क्वायर एन बाई 2 का एक्सपेंशन नहीं कर पा रही। ठीक है। देखो इसका मैंने कहा था कि ये साइन स्क्वायर तो बाउंडेड है, तो उसको के अज्यूम कर लो तो बाउंडेड से हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको लिखूं,
इसमें मैंने क्या कहा था, इसमें क्या 2 की पावर n कॉमन ले लो, सो 2 की पावर n और इस पूरे की पावर यहाँ से कॉमन लोगे तो ये आ गया n कॉमन ले लो तो ये हो गया 2 माइनस कॉस 1 बाई n। तो cos 1 बाई n तो चलो जीरो हो जाएगी n टेंस टू इंफिनिटी पे, है ना, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब बाकी बचता है 1 प्लस n साइन स्क्वायर n बाई 2, ये है, और इस पूरे की पावर भी ऐसे ही है 1 बाई n इंटू 2 माइनस कॉस 1 बाई n। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ तो पुट करोगे तो ये n और n कट जाएगा, है ना, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये 1 अपॉन पावर में तो पावर पावर मल्टीप्लाई कट जाएंगे, n डेरिवेटिव ये खत्म हो जाएगा, तो ये तो 2 बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, तो मैंने कहा था ये एक बाउंडेड क्वांटिटी है, तुम यहाँ पे चाहो तो वो लगा सकते हो, तुम क्या अप्लाई कर सकते हो, साइन स्क्वायर का रेंज क्या है 0 to 1, तो लेस देन इक्वल टू 1, और हाँ तो यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस दिस, सो 1 की पावर ये कितना आएगा 1 की पावर इंटेंसिटी लगो तो 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 क्या होता है 1 ही होता है। तो देखो ये एक्चुअली इसका जो सॉल्व करना है, ये जो साइन स्क्वायर n बाई 2 है ये मोर देन इक्वल टू 0, देखो इसका तो 2 आ ही चुका है, बस मैं इसका लिमिट कैलकुलेट, इसका लिमिट तो 2 आ गया, तो इस वाले तो 2 से मेरा भी आ गया, इसका 2, इसको कैसे कैलकुलेट करना मेरी है, तो मैं बोल रहा हूँ साइन स्क्वायर जो है 0 से 1 के बीच है, तो ये जो n साइन स्क्वायर n बाई 2 है ये लेस देन इक्वल टू n मोर देन इक्वल टू 0 रहेगा, है। अब यहाँ पे क्या है, सो अगर तुम 1 प्लस n साइन स्क्वायर n बाई 2 है, सो ये लेस देन इक्वल टू 1 प्लस n है, मोर देन इक्वल टू 1 है। अब इसको फिर से यूज करो तो इसको पावर लगा दो, सो 1 प्लस n साइन स्क्वायर n बाई 2, इस पूरे की पावर 1 बाई n इंटू 2 माइनस कॉस 1 बाई n, सो 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगी, और लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस n इसकी पावर 1 बाई n इंटू 2 माइनस कॉस 1 बाई n, तो ये तो 1 है। अब ये लिमिट निकालना आता है, इसका लिमिट निकाल लो n टेंस टू इंफिनिटी पे, कैसे निकालोगे, देखो ये भी कर देता हूँ सॉल्व में, अगर डाउट है तो पूरा सॉल्व कर दूंगा, लेकिन तुम्हें बोलना पड़ेगा, है ना, ये है, अगर तुम नहीं बताओगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। सो l इज इक्वल टू 1 प्लस n, एक्चुअली यही वजह है ना कि गेट में एक्चुअली जैम वाले बच्चे क्यों ज्यादा अच्छा करता है, क्योंकि जैम वाले बहुत मेहनत करते हैं, वो जैम के सिलेबस पे लेकिन मेहनत बहुत करते हैं, तो इसलिए उनका गेट में भी अच्छा रैंक आ जाता है। अब गेट वाले ये लोग हैं, ये सब आलसी लोग हैं, इनको बस एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना है, जैसे सेमेस्टर में पढ़ते हैं, और इस चक्कर में इनके मार्क्स नहीं आते गेट में भी, ये है। अब जो बच्चा पूरे साल मेहनत कर रहा हो बेवकूफ थोड़ी है, ये चीज है। तो यहां से लॉग लेंगे, लॉग l, तो यहां से n कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा ये हो गया। अब यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, तो इसको तो हटा सकते हो n टेंस टू इन्फिनिटी पे, इसकी वैल्यू तो 2 माइनस 1, n टेंस टू इन्फिनिटी पे cos 0 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगी, इसको हटा सकते हो। हाँ ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा ना, क्या आएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाइए क्या होगा, फिर ये 0 हो जाएगा, कैसे, क्योंकि 1 पे n है, हाँ लेकिन log 1 log भी तो है, log 1 प्लस n क्या होगा, तो इन्फिनिटी और एल हॉस्पिटल रूल लेगा जी, तो लगाइए ना, आप लगाते क्यों नहीं, लगाइए इसको, एल हॉस्पिटल बताइए क्या आएगा, जब ये 1 हो गया इसको हटा दो, है ना, इसकी लिमिट जस्ट 1 हो जाएगी, तो यहाँ बचा अभी log 1 प्लस n अपॉन n, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, तो 1 बाई n प्लस 1 आ गया जो कि 0 आ गया,
तो log l बराबर 0 आ गया, तो l की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इसका मतलब है कि इसकी लिमिट भी 1 आ गई और ये ऑलरेडी 1 है। तो आपको सैंडविच थ्योरम पता होगा, स्क्वीज थ्योरम पता होगा कि an लेस देन bn लेस देन cn, an एंड cn दोनों की लिमिट 1 है, तो bn की लिमिट क्या होगी, तो यहाँ से इसका आंसर हो गया, ये इस टर्म की लिमिट है 2, इस टर्म की लिमिट मैंने निकाली 1, तो 2 इंटू 1 बराबर 2। ये सब आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी क्या मैंने सॉल्व कर दिया, अब आपको लगा कि ठीक है आपको समझ, मैंने बताया समझ आया, अब आप खुद से सॉल्व करके देखो स्टार्टिंग क्लास के बाद या जब भी हो, जब आप रिवीजन कर रहे हो, मतलब मैं क्या बोलता हूँ दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार सॉल्व करो, ताकि जो गलत फहमियां रहे वो दूर होती रहे ना, कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। जब आप देखोगे तीसरे चौथे पांचवें बार में भी आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन ये पता कब चलेगा, एग्जाम हॉल में जाकर सीधा, क्योंकि पहले तो आपने 5 बार किए नहीं सॉल्व, तो एग्जाम हॉल में जाकर समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट तो मुझे आता ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट तो पता ही नहीं मुझे, ये क्वेश्चन मुझसे हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये टॉपिक नहीं पता मुझे, या तो डेफिनेशन नहीं पता या थ्योरम नहीं पता, ये चीजें हैं। ओके, तो इसका 2 हो गया। नेक्स्ट बताइए 10 के बाद। 34। इलेवन जो कल ही मैंने सॉल्व किया था जैम बैच विदाउट क्लास में, देखो करते हैं ट्राई। तो जो 11th है यह है कि पिछले क्लास वाला आ गया क्या, अरे यार अभी अलग स्क्रीन है। तो यहाँ पे क्या देखिए 11th में जो है कि आपको क्या करना है, अभी आप इसको पोलर फॉर्म से सॉल्व कर लो, ठीक है, पोलर फॉर्म में ट्राई करते हैं। डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा, पोलर फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये जो i है ये 4 टाइम 1/√2, अच्छा इसको मैं सीधा सीधा पोलर फॉर्म में लिख देता हूँ ना, तो सीधा सीधा पोलर फॉर्म में लिख देता हूँ। सो 1/r और ये r हो जाएगा 1/r और ये हो गया r dr d थीटा, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जैकोबियन की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ मेन है लिमिट लिखना, तो लिमिट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप देखिए कि आपको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन में जो गिवन है कि y की जो वैल्यू है y इज √1 - x² से x तक, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ आपके पास अगर ग्राफ बनाऊं रफली मैं, तो एंड पॉइंट और x की वैल्यू जो है 1/√2 से 1 तक है, तो एंड पॉइंट जो है y बराबर √1 - x², तो x² + y² इज 1। एक तो ये आ जाएगा, यहाँ एंड पॉइंट है y बराबर x, ठीक है, तो यहाँ y बराबर x। अच्छा यहाँ से क्या आ जाएगा, r² इज 1, है ना, तो r की वैल्यू 1 और यहाँ से r cos थीटा बराबर r sin थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा कहीं ना कहीं π/4 जैसा आएगा। ये तो जैसे मैं
लिमिट के आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि लिमिट क्या आएगा। अभी ग्राफ बनाते हैं इसका, देखो। सो ये है, लेकिन यहाँ पे y इस सर्कल से स्टार्ट होके x तक जा रहा है, यूनिट सर्कल। तो y की वैल्यू जो है यूनिट सर्कल टू x है ना। ये सर्कल y बराबर दिस टू x, और x की वैल्यू कहाँ है 1/√2 से 1। तो आपको पहले लिमिट देखना है क्या होगा। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू x, ये ग्राफ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1। अब क्या करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो 2x स्क्वायर 1, x बराबर 1/√2। तो यहाँ 1/√2 है x की वैल्यू, और x की वैल्यू 1/√2 से 1 तक है, और x यहाँ 1 है, ये तो यहाँ पे 1 है, ये 1 है। तो मुझे क्या करना है, कौन सा रीजन लेना है, सर्कल से लाइन वाला, सर्कल से स्टार्ट होके लाइन तक, मतलब वो जो ट्रायंगल टेबल में सर्कल से लेके लाइन। लेकिन x की वैल्यू 1/√2 से 1 है ना, तो x तो मेरा 1/√2 से 1 है, यही वाला है। ओके, वो जो ट्रायंगल टेबल है वो ले लियो। ये नहीं, नहीं इसको उस साइड वाला। अच्छा आपको लगा ये वाला, ये सर्कल से बाहर, सर्कल के बाहर कह रहे हैं आप। हाँ सर्कल से बाहर और स्ट्रेट लाइन के अंदर, हाँ ये वाला। ओके एक मिनट, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा हाँ सॉरी y ना x देख रहा हूँ, y बराबर सर्कल टू x ना। तो ये y एक्चुअली वर्टिकल होता है ना, ये y है ना, तो y सर्कल से लेके लाइन तक, ठीक है, y सर्कल से लाइन तक x 1/√2 से 1, ठीक है। तो आपका ये रीजन आ गया, ये दिस इज द रीजन। ओके, अब यहाँ लिमिट क्या करनी है, देखो तो आप यहाँ सोचो, ये जो रीजन है इसमें कहाँ रेडियस कहाँ है, 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगी, रेडियस 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगी, ये दिक्कत है इसको। अच्छा तो ये x बराबर 1 है ना, तो 1 तो है ही, तो x बराबर यहां से मुझे लगता है पुट कर लेंगे तो आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, x को आप क्या रखेंगे r cos थीटा, तो इससे आ जाएगा, मैं सॉल्व करके प्रॉपर सॉल्व करके दिखाता हूं, आंसर आना चाहिए। तो x को रख देंगे, होगी 1 to, ये लिमिट आपकी आएगी, अरे यार क्या है, 1 to sec थीटा। अब करके देखो क्या आता है, अब आ जाएगा आंसर डायरेक्टली, क्योंकि ये रेडियस 1 है ऑलरेडी है सर्कल पे, मैं 1 रेडियस के बाहर जा रहा हूं, तो 1 से लेके इसके अलाउंग मेरा sec थीटा मिल रहा है। तो यहां से आएगा i बराबर 4 टाइम 0 to π/4। मैं पूरा आंसर निकाल देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, sec थीटा -1 है ना, और d थीटा, देखो अब सो i ये 4 इसलिए लगाया गया है ताकि वो π/4 को मैनेज कर दे। 4 टाइम इसको इंटीग्रेट करो, अब इंटीग्रेट करोगे आप, सो एक्चुअली ये आएगा log sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस क्या थीटा, मतलब r हो गया, माइनस r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट हम, r तो हो गया थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा, तो ये हो गया। अब थीटा की वैल्यू 0 से π/4, तो अब आसान है, देखो यहाँ से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सो अब क्या है कि i इज इक्वल टू 4 टाइम, अब 0 से π/4 रखो जैसे पहले किया था, log, और इसको रखोगे तो ये एक्चुअली हुआ क्या है, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो i बराबर 4 टाइम log √2 + 1 - पाई, तो ये आ गया i + पाई बराबर 4 log √2 + 1। तो यहां से मुझे क्या चाहिए था, e की पावर i + पाई था ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं log √2 + 1 की पावर 4, ऐसा लिख सकता हूं। तो i + पाई इज इक्वल टू दिस, इसको हटा दो, ये देखो अब इसको ध्यान से, तो यहाँ से आ गया, यही आंसर होगा एग्जैक्टली, तो ये है बस, तो इससे आ गया हमारे पास। अब तो यहाँ बस ये रीजन का थोड़ा प्रॉब्लम था कि सर्कल से लाइन तक जा रहा था, तो ये e की पावर i + पाई जो आएगा
√2 + 1 की पावर 4, ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, यही आंसर है। ठीक है, दिस इज फाइन। अभी कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताओ। अब ये फाइन मतलब ये फाइनल सॉल्यूशन है, तो ये है। तो बस यहाँ पे ये रीजन था, बस यहाँ ना 1 से स्टार्ट होके ये लाइन तक जा रहा है, तो लाइन के अलोंग सेक थीटा मिलेगा, इसीलिए तो उससे आएगा। तो यहाँ ये sec/2 नहीं होगा, r1 से स्टार्ट होके sec थीटा तक जाएगा और थीटा 0 से π/4 जाएगा। ठीक है एटलीस्ट, तो ओके। तो मतलब 10th और 11th हमने सॉल्व कर लिया है। बाकी जो क्वेश्चन आज रह जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, है ना, अगर कुछ रह जाता है तो। सो जैसे अभी हमने 10th का मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन किया है, 10th का सॉल्यूशन है ना, आंसर आया, पूरा करके दिखाया कैसे आया। 11th का भी कंप्लीट सॉल्यूशन अभी हमने किया है ट्राई। नेक्स्ट बताइए। सो 34 तो आज ही हम डाउट क्लास में कर रहे थे। वो तो हो गया था सर, मतलब वो सर ऑप्शन ए को सर छोड़ दीजिए। हाँ, ऑप्शन ए मैंने प्रूव किया ना, ऑप्शन ए एक ग्रुप में आया था, सीरीएफ अप्रोच से सॉल्व किया था उसने, तो और मैंने जैकोबियन मेथड से सॉल्व किया डाउट क्लास में, दो तरीके से आंसर है। मैंने कर लिया था मतलब ठीक है, वो जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में डाउट है सर। किसमें डाउट है, बी में कि सी में, दोनों में? बी सी दोनों में। डी सर मार्जिनल नहीं निकाला और डी वाला, सर डी वाला भी तो आ ही जा रहा है, मतलब मार्जिनल से प्रॉब्लम। चलो मैं तो ए तो मैंने अभी डाउट क्लास में हमने इसको सॉल्व किया ए में, आज के डाउट क्लास में। तो डाउट क्लास 127 डाउट क्लास जो है आज 127 होगा ना, तो उसमें सॉल्व किया एक। चलिए बी ट्राई करके दिखाता हूँ। बी हालांकि आसान है, तो आपको क्या करना है देखिए, चलो जिसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये सब अच्छा क्वेश्चन, देखो एक्चुअली जिस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, और ये वो क्वेश्चन है जिसमें एग्जाम में भी आप फंसोगे, अगर नहीं सीखोगे तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तब भी आप फंसोगे, ये है। इसलिए यहाँ पे सीखना जरूरी है, ताकि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए एटलीस्ट वहां हमें पहले से पता हो कि क्या ट्रिक है या क्या कॉन्सेप्ट है। तो वही सीखना है आपको। देखिए तो मैं बी पार्ट करता हूँ सॉल्व। तो जो बी पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी x + y > 4, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो मैं दूसरा कलर से बनाता हूँ। देखो अगर आप इसका ग्राफ बनाओ सपोर्ट का, तो चलो मान लो ये x एक्सिस है, तो इधर 1 है, लेट से इधर 1 है, तो इसका जो सपोर्ट है ये है, ये जो रीजन है इसका सपोर्ट है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये आपका सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट है इसमें, और मतलब ये चलता रहेगा। तो करना क्या, आप क्या ग्राफ बना सकते हो, x यहाँ पे पॉइंट कोऑर्डिनेट 1 1 है, तो x + y मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ, चलिए मान लीजिए ये 4 है यहाँ पे और यहाँ पे 4 है, तो ग्राफ x + y < 4। कौन सा रीजन है आपका, इसी रीजन को इंटीग्रेट करना है। ये ग्राफ जो मैं बनाए हैं ये x + y, देखो मैं अच्छे से बना देता हूँ दोबारा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब ग्राफ बनाओगे तो ये 4 है, मान लीजिए ये 4 है, और आपका जो सपोर्ट है ना 1 1 से स्टार्ट है, 1 1, सो इसका जो सपोर्ट है ये है, दिस इज सपोर्ट ऑफ दिस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें आपका जो रीजन आ रहा है वो ये वाला है। सो यू हैव टू इंटीग्रेट, अच्छा ये < 4 बोला है ना, तो एक काम भी तो कर सकते हैं, अगर बी ऑप्शन मुझे चाहिए तो मैं लिख दूंगा 1 - प्रोबेबिलिटी x + y < 4, ये भी कर सकते हैं। तो 1 - जॉइंट पीडीएफ, जॉइंट क्या है 4 अपॉन x + y का होल क्यूब dy dx। जब आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिए x + y < 4, ये रीजन है, क्या इस रीजन पे मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं? अब चेक कीजिए, सो क्या मैं इस रीजन पे इंटीग्रेट कर पाऊंगा, बताइए मुझे आप। तो व्हाट इज लिमिट ऑफ, सर 1 से 4 तक होगा और एक इंटीग्रेशन होगा। एक मिनट, y का लिमिट क्या होगा यहाँ पे, y का लिमिट 1
ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मतलब 1 से 4 माइनस x तक होगा। जी जी, तो 1 से 4 माइनस एक्स, और x की लिमिट क्या होगी? 1 से 4 तक होगा। नहीं नहीं, आप देखो ये कौन सा पॉइंट है, तो ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप देखो यहाँ x क्या आएगा, तो सर x भी आएगा सर। x प्लस वाई बराबर 4 और y इज इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन x बराबर 3, तो यहाँ पे आपका 3 है। तो ये जो रीजन है इसमें x कितना इन्वॉल्व है? 1 से 3 ही इन्वॉल्व है, तो 1 से 3 ही इन्वॉल्व है। करिए इंटीग्रेट इसको, अब चलिए इंटीग्रेट कर देता हूँ। 1 माइनस, अब 1 से 3 x है, y की लिमिट है ना, तो अभी x प्लस वाई को t मान लेते हैं, तो 1 अपॉन टी क्यूब का इंटीग्रेशन ऊपर बुला लो, तो 4 इधर है, x प्लस वाई की पावर माइनस 3 है, तो माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, ये dx रहेगा, और y की जो लिमिट है वो है 1 से 4 माइनस x। अब पुट कीजिए इसको, सो 1 माइनस इंटीग्रेशन 1 से 3, अब ये 4 टाइम, 4 तो है ही ऑलरेडी था, अब मैंने ऊपर बुलाया इंटीग्रेट किया, तो अपर x की जगह y की जगह रखना है 4 माइनस एक्स, सिर्फ 4 बचेगा, 4 की पावर माइनस 2 माइनस, अब y की जगह 1 रखना है, तो x की 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 और अपॉन में माइनस 2 है dx। अभी सिर्फ इंटीग्रेशन हुआ y के रेस्पेक्ट में, अभी मैंने इंटीग्रेट किया y के रेस्पेक्ट में। अब मुझे इसको फिर फर्दर इंटीग्रेट करना है, देखिए आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक कर देते हैं। तो ये 4 बाहर कीजिए, माइनस 2 बाहर कीजिए, ये माइनस प्लस कर देगा इसको, तो 1, 4 2 कट जाएगा, तो 1 प्लस 2 टाइम 1 से 3, ये बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, तो 2 बन गया, और ये 1/16 माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अभी ये है आपके पास, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 1 प्लस 2 टाइम, अब यहाँ जब आप इंटीग्रेट करेंगे 1/x का, तो x/16 माइनस, सो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/x माइनस 1/x, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, मतलब माइनस 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/x। लिमिट है 1 से लेके 3 तक, सो 1 से 3 तक, तो 1 प्लस 2 टाइम 3 अपॉन 16 प्लस 1/4 माइनस, और यहाँ पुट करेंगे 1/16 प्लस 1/2, देख लीजिए कैलकुलेशन। सर ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1 प्लस 2 टाइम, ये 4 4 जा 16, 4 3 7, 7/, और आई टेक 9/16, देखते हैं आंसर मैच करना चाहिए, तो ठीक है ना, ये 16 ही था। तो इसको सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आया, तो ये आया 1 प्लस 2 टाइम 16, 7 माइनस 9 माइनस 2/16, तो ये आ गया 1 माइनस 1/4 3/4। चेक कीजिए ऑप्शन क्या है, सो ये कह रहा है 3/4 है, बी ऑप्शन ट्रू है, बी ऑप्शन देखिए जाके, तो ए तो ट्रू था ही, ए करेक्ट आया था ना, ये आंसर आया था, ए तो ट्रू था, और बी भी ट्रू आ गया, मतलब स्टेटमेंट ट्रू हम बता रहा हूँ, इसमें पूछा नॉट ट्रू, आपको ध्यान रखना है एग्जाम में नॉट ट्रू चुनना है, तो स्टेटमेंट ए ट्रू है, स्टेटमेंट बी ट्रू है, मैं एक करे ना, तो मैं बस ट्रू बता रहा हूँ, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। अब बताइए सी बताना है, सी वाले में यहाँ पर सर आंसर तो दिया हुआ है सर, सिर्फ ऑप्शन सी दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया, सी दिया है ना, हाँ, जी आंसर की में ऑप्शन सी जी, क्योंकि वो नॉट ट्रू पूछा है, मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पहला स्टेटमेंट ट्रू है, यही तो बोल रहा हूँ, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तीसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, इसीलिए वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट क्यों है, क्योंकि उसने नॉट ट्रू पूछा है आपसे कि व्हिच ऑप्शन इज नॉट ट्रू, तो सी गलत आएगा, डी वाला ट्रू आएगा फिर से। तो एक सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बताइए मैं सी करूं सॉल्व, हाँ सर कर लूंगी सर। तो करते क्यों नहीं है, फिर से ट्राई करके देखिए, एक बार दोबारा ट्राई करके देखिए, अगर डाउट हो फिर पूछिए आप, ये भी ऐसे ही करना है, इसमें क्या ही है कैलकुलेशन,
तो आसान सा लग रहा है। अब डेफिनेशन क्यों नहीं लगाते, x प्लस वाई इंटू ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई dy dx सपोर्ट पे इंटीग्रेट करना है। सपोर्ट तो इजी है, 1 से इंफिनिटी 1। सर मैंने इसका मार्जिनल निकल के मार्जिनल क्यों चाहिए आपको, सी ऑप्शन के लिए मार्जिनल क्यों चाहिए मुझे? सर e ऑफ x प्लस e ऑफ y तो अलग अलग होगा ना। तो क्यों निकालने हैं आपको, इतना लंबा चौड़ा क्यों कैलकुलेशन कर रहे हो? आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे ना कि e ऑफ x प्लस e ऑफ y। एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स वाई क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है तो इसका एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर ठीक है से कर लूंगी सर। तो ये थोड़ा टाइम देंगे समझ आएगा ना। मार्जिनल निकालेंगे, मार्जिनल क्यों इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करेंगे? अब यहाँ है ये बहुत सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। 4 बाई एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई डी एक्स इस तरीके से आ जाएगा। और बस 1 से इंफिनिटी 1 से इंफिनिटी, ये एक कट गया, स्क्वायर बच गया, इतना आसान, बस इंटीग्रेट कीजिए आंसर आ जाएगा सेम। उसमें दोबारा सॉल्व करके देखिए, और जब तक आंसर ना आ जाए ये नहीं सोचना हो जाएगा कर लेंगे, मतलब अभी ठीक है लेकिन घर पे एक बार आप श्योर हो जाओ कि आपको सच में आपका आंसर मैच किया है कि नहीं किया है, क्योंकि ये सब कमियां एग्जाम में याद आएंगे फिर आपको। वहां अगर पूरा सॉल्व यहाँ नहीं कर रहे हो तो एग्जाम में भी शायद ही कुछ, मतलब वहां जाकर फंस जाओगे बीच में आप, क्योंकि आपको आगे का रास्ता तो पता ही नहीं, आपने घर पे सॉल्व किया ही नहीं। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कैसे आगे होगा। तो घर पे जब हम सॉल्व किए होते हैं तो कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ इस तरह क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए हैं। तो एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन दिखेगा जिस कॉन्सेप्ट पे, तो उस तरह क्वेश्चन पहले आपने किए हैं तो आपको लगेगा चाहिए तो हो जाएगा। अगर आपने आधे अधूरे किए हैं तो वहां जाके आगे प्रॉब्लम होगी फिर वहाँ एग्जाम में, कि जहां तक घर पे किए वहीं तक होगा, आगे फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 सॉल्व किया हमने। यहाँ नेक्स्ट तो नेक्स्ट है सर 43। व्हाट थ्योरम है, इसमें क्या बताना है? सर इसमें जो है ना नॉर्मल 0 तो सर यहाँ पर सर मतलब ये थ्योरम सर म्यू और सिग्मा स्क्वायर के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? सर मतलब ये जो मतलब थ्योरम जो दिया, मतलब एग्जैक्ट थ्योरम जो है वो एक्चुअली सर नॉर्मल मतलब सिग्मा के लिए थ्योरम है। पागल हो गए, ये मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, तुम यूनिवेरिएट की बात कर रहे हो। सर नहीं सर मैं मल्टीवेरिएट की बात कर रही हूँ आपको सर। वो जो मतलब वो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स में ये था कि एन एक म्यू सिग्मा होता है, तब जाके सिग्मा 1 सिग्मा 2 0 होगा, तब जाके वो इंडिपेंडेंट ऐसा कुछ है। लेकिन वो तो म्यू और कैसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं, आप मुझे थ्योरम भेजो, फोटो कहाँ से आप देख रहे हो मुझे बताओ, मुझे कहाँ है। हाँ कहाँ ऐसा लिखा है? डायरेक्ट थ्योरम है, ग्रुप में देखो पवन सर ने भेजा हुआ है पीडीएफ, उसमें क्लास में भी लिखाया उन्होंने और पीडीएफ भी भेज रखा है उसका, चेक कीजिए जाकर थ्योरम। डायरेक्ट इसमें कुछ बताने का है ही नहीं, डायरेक्ट थ्योरम है तो क्या बताने का है? जो थ्योरम है वो म्यू और सिग्मा पे बेस्ड है, मतलब वो तो मतलब अरे तो और आसान बना दिया ना, अगर सिग्मा पे बेस्ड है तो और आसान बना दिया, ये तो आई करके, तो आई करे कॉम्प्लिकेट थोड़ी, तो और आसान बना दिया आपको कि आई ट्रिवियल केस होता है तो और आसानी हो गया। और मैं बोल रही हूँ कि वो जो म्यू और सिग्मा के वो लिए कहाँ लिखा है? वो वैसे आप तुक्का लगा रहे हो, कहाँ लिखा है मुझे दिखाओ, बुक में लिखा है, नोट्स में लिखा है? ये मैं भेजती हूँ। हाँ वो देख के बताइए मुझे, तुक्का लगाओगे नसीब नहीं होगा। जब मैं मल्टीवेरिएट करवा रहा था ना, तो मैं भेज देता हूँ पीडीएफ को, इन्होंने थ्योरम भेज रखा है उन्होंने, पवन ने ऑलरेडी।
ये देखो मैंने टैग किया, आप देखिए एक बार इसमें। सर मैंने आपको भेजा है सर, देखिए। जी जी, यहाँ पे अच्छा इसमें है, हाँ ये है ना। देखिए आपका स्टेटमेंट 2 जो दे रखा है ना। हाँ क्या है इसमें, आपका नॉर्मल म्यू आई एन है, ठीक है। तो एक्स ट्रांसपोज ए वन एक्स, एक्स ट्रांसपोज ए टू एक्स टू, हाँ आपको दे रखा है ये मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ए वन ए टू क्या है, Q1 Q2 इंडिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली इफ A1 A2 0 है। तो इफ एंड ओनली इफ A1 A2 0 है। और तो मेरा डाउट है कि वो यहाँ पर वो म्यू आई एन दिया हुआ है, तो ये 0 आई एन है। हाँ 0 है, और सिग्मा बराबर I8 है, तो वहां तो आपका भी I है। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ये कहाँ इफेक्ट कर रहा है, 0 नहीं होता तो कहाँ दिक्कत होता है इसमें, आपको कहीं पे इसका यूज 0 आपने कहीं यूज किया इसमें, मुझे आप बताओ 0 नहीं होता तो कहाँ दिक्कत आती इस लाइन में। ये देखो ये वर्ड सेंट्रल है, अगर ये 0 नहीं होता तो क्या होता है यहाँ पे। हाँ ये तो नॉन सेंट्रल हो जाता है। जी अच्छा मतलब मैं पूछ रहा था कि ये जो थ्योरम है उससे मतलब सेंट्रल नॉन सेंट्रलिटी में सेम ही होता है ना, मतलब वही। जी, तो ये तो और आसान बना के दे दिया ना, 0 आई करके तो और इजी बना के दे दिया इसने। तो हाँ मतलब हम लोग के सिलेबस में तो नॉन सेंट्रलिटी सेंट्रलिटी है नहीं। अरे तो कोई क्योंकि ये है तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल का स्क्वायर हो गया, तो इसमें ये है, नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता, तो यहाँ ऐसा लिखा होता। लेकिन इतना तो लॉजिक आप दिमाग लगाओ ना, इतना तो दिमाग लगा सकते हो आप, ऐसा लिखा होता, अगर ये फिर भी ऐसा लिखा होता, अगर यहाँ म्यू होता तो यहाँ ऐसा लिखा रहता। अच्छा मतलब मैं ये इस थ्योरम से मतलब मैं मतलब, और फिर भी आपने जो भेजे उसमें कहीं भी ये टर्म नहीं है, आप दिखाओ ये कहाँ लिखा है आपके क्वेश्चन में ऐसा चीज, इस ये थ्योरम कहाँ है आपने भेजा है वो। तो वहां पर तो A1 A2 दिया हुआ है ना। अरे तो वहाँ हाँ ठीक है, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव फॉर्म है। हाँ तो यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लिखा है, नॉन नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिसेस दिया हुआ है। हाँ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं इसका। फिर अच्छा अब देखिए जो मैंने टैग किया उसको देखिए वहां पे, ये बुक का थ्योरम है, बुक के एक साइज का क्वेश्चन है ये। लेकिन आपको ऐसा क्यों चाहिए, जो कहीं लिखा है वही कॉपी पेस्ट चाहिए, थोड़ा चेंज करता है तो आप अपने दिमाग में क्यों नहीं मॉडिफिकेशन करते हैं वो चीज, कि अगर ये दिया है तो क्या चेंजेस आएगा। फिर यहाँ पर भी तो सेम ही दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है इसने, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कहीं लिखा है, एक्स ट्रांसपोज एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखा है पहला पॉइंट में। तो ए का तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। एक्स ट्रांसपोज एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये तो मैट्रिक्स है। अच्छा अच्छा नॉन सेंट्रल का स्क्वायर, अच्छा। और 0 होने से क्या फायदा हो गया, 0 होने से सेंट्रल का स्क्वायर हो गया। हाँ अरे इतना दिमाग लगाओ ना इतना सा। पर आप जो बोल रहे हैं यहाँ पर जो प्रूफ किया हुआ है, यहाँ पर इन लोगों ने सर मतलब ये सेंट्रल का स्क्वायर के लिए ये हो जाएगा, अदरवाइज नॉन सेंट्रल का सर सर इसको सर मतलब जो थ्योरम है इसमें से डायरेक्ट तो रिजल्ट में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका जो प्रूफ उन्होंने किया है तो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल लेके ही किया। किसका, इसका मतलब प्रूफ में जब मैं जो प्रूफ देख रही हूँ यहाँ पर एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ लिया, मतलब x प्राइम x को एक डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सोच के इसका आंसर आया है। एक्स ट्रांसपोज एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो जाएगा। हाँ क्या कुछ भी बोलते रहते हो। सर मैं आपको सर मैं प्रूफ दिखाती हूँ, इन लोगों ने ऐसे किया है सर। एक्स ट्रांसपोज एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल कैसे हो जाएगा, सर उन्होंने किया है तो मैं कैसे बोल सकती हूँ। तो वो गलत किया या आपको समझ नहीं आ रहा है, अब भेजिए उसमें कुछ अलग होगा, आप कुछ अलग समझ रहे हैं।
थोड़ा दिमाग यूज करो ना ठीक से कि x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो x स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो जाएगा, ये क्या लॉजिक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थ्योरम है, जस्ट ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, उस पे हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मान लीजिए यही स्टेटमेंट होता और यहाँ पे म्यू नॉन जीरो होता तो ये नॉन सेंटर का स्क्वायर होता। अगर सेंटर बनाना पड़ता तो फिर ऐसा लिखना पड़ता इसको, ये चीज है। ये जस्ट थ्योरम के स्टेटमेंट है कि यहाँ पे एप्सिलॉन 1 स्क्वायर बराबर मतलब सिग्मा 1 स्क्वायर इज सिग्मा 1, सिग्मा 2 स्क्वायर इज सिग्मा 2, द आइडेम्पोटेंट होगा और ये जीरो होगा। ये थ्योरम के स्टेटमेंट है डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म वाले टॉपिक का। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 18। थोड़े से बुक और नोट से बाहर निकलिए, खुद से बातें कीजिए, आप खुद से पूछिए क्वेश्चन। जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो आप खुद से ये पूछा कीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है, इंस्टेड ये कि बुक में क्या लिखा है। मतलब रट्टा थोड़ी मारना है आपको, वहां क्या लिखा है। जो चीज लिखा है अगर आपको समझ आया तो आपका दिमाग भी वही कहेगा, अलग नहीं कहेगा। और आपने रट्टा मार रखे तो आप सिर्फ लॉजिक उसके हिसाब से चलोगे, रट्टा नहीं मारना, आपको समझने हैं कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो रीजनिंग मतलब हम ह्यूमन यही फायदा है ना हमारा कि हम सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीजें हैं। अब बुक में कहीं लिखा है रट्टा थोड़ी मारने है उसको कि यही होना चाहिए, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट होने चाहिए। थोड़े चेंजेस हो रहे हैं तो हम दिमाग में सोचेंगे कि चेंजेस होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ऑप्शन ट्रू या फॉल्स होने में क्या इफेक्ट है इसका, तो सोचने पड़ेंगे ना। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो जो डाउट्स अभी भी सॉल्व अगर नहीं किए हैं तो एक बार अच्छे से सॉल्व करके रात को बैठ के कल 10, 11 बजे 12 बजे से पहले क्वेश्चन ग्रुप में भेज देना। ये नहीं कि 5, 6 बजे भेज रहे हो, वो चीजें हैं। क्योंकि गेट का भी ये सारे टॉपिक जो मैं पहले बार इस बार पढ़ाए हैं थ्योरीज, तो मुझे बहुत कुछ अभी सीखने की जरूरत है, ये चीजें। सो यहाँ से क्या है, लेट 02 बी द रियलाइजेशन ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स 2 एंड p। h0 है p बराबर 1/2, h1 है p नॉट इक्वल टू 1/2। देन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, इसका क्या आएगा। तो n बराबर 2 है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे आपके पास PMF होता है, रैंडम सैंपल है ना, तो ये हमारे पास है बाइनोमियल 2p है ना, सॉरी, तो यहाँ पे होगा 2 - p n चूज 2 है ना, n 2 ही है तो 2 चूज x, सॉरी NCR या NCX, तो बाइनोमियल 2, p है। तो इसमें क्या आता है बताइए मुझे, इसका MLE क्या मिलता है बाइनोमियल, p का MLE क्या आएगा यहाँ से? x/2 हो जाएगा। नहीं, ये लाइक्लीहुड फंक्शन अगर मैं LP निकालूंगा तो क्या होगा, 2 चूज xi, ये इसका प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n, p की पावर समेशन xi 1 - p की पावर 2n कर दो, ये है ना। सो i फ्रॉम 1 to n, अच्छा n तो 2 ही है हमारे पास, क्या कर रहा हूँ, n 2 है ना, सो i फ्रॉम 1 to n, तो n तो जस्ट 2 है। अच्छा यहाँ वैल्यू बता रखा ना आपको, तो एक मिनट, हाँ क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे मुझे तो वैल्यू बता रखा है कि x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू 2 है, जो आप कह रहे थे ना। यहाँ पे
0 to be the realization of random sample of size 2 from binomial distribution with parameter 2p। तो यहाँ तो है, तो यहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन, यहाँ पे क्या होगा, जब डिस्क्रीट में आपको वैल्यूज दे रखी हो तो लाइक्लीहुड फंक्शन होगी प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0 इंटू x2 इज इक्वल टू 2। ये निकालो जरा। तो जब आपको ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी हो तो लाइक्लीहुड फंक्शन ये है यहाँ पे। सो इसका क्या आएगा, x1 x2 दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 2p है, तो 2c 0, तो यहाँ तो 0 सक्सेस है तो 1 माइनस p का स्क्वायर, और x2 बराबर 2, तो x2 बराबर 2 का मतलब कितना, p का स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द, ये आपका ना मतलब ये लाइक्लीहुड फंक्शन है और इसका डोमेन है, यहां दे रखा मुझे 0 से 1, ओपन 0 से 1 है, ठीक है, ये डोमेन क्लोज नहीं है, तो एंड पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम यहां नहीं मिलेगा। तो आपको मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि सपोज दिस इज द फंक्शन gp, ये चलो lp तो है ही, सो l डैश p को आप 0 पुट करोगे तो p की वैल्यू कितनी आती है, हाफ। ओके फाइन। देखो मैं उस तरीके से पहले जो कर रहा था क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है तो मुझे n के टर्म में नहीं चाहिए, यहाँ पे सिंपली वैल्यू दे रखी है मुझे, तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन है। अच्छा इसमें जैसे कर रहे थे ना उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला, हाँ वो कॉम्प्लिकेट है, तो उससे नहीं जाना, मेन अप्रोच सही यही है कि हमें इसीलिए इन्होंने दिया वैल्यू ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सको इजी वे में। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, और ये क्या है पता है आपको, ये क्या आया, दिस इज व्हाट मैं आपसे निकलवा रहा था mle ऑफ p, और ये आया 1/2, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर आ गया 1/2 आ गया। mle क्या होता है, द वैल्यू ऑफ पैरामीटर दैट मैक्सिमाइजेस द लाइक्लीहुड फंक्शन, सो p इज इक्वल टू 1/2 इज द वैल्यू ऑफ p दैट मैक्सिमाइजेस द लाइक्लीहुड फंक्शन। mle मिल गया मुझे। अब आइए, अब आपको टेस्ट करना है, p बराबर 1/2 ये h0 है वर्सेस p बराबर p नॉट इक्वल टू 1/2 ये h1 है। आप मुझे बताइए लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, क्रिटिकल रीजन क्या होता है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, रिजेक्ट h, हाँ लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1 लेस, तो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यही है। तो मेनली जो p का काम है वो ये है LH0 अपॉन LH1, तो LH0 में मुझे p की जगह, ये LP है ना, तो इसमें p की जगह मुझे रखना है 1/2, और चूंकि ये सिंपल वर्सेस कंपोजिट है तो आपको याद है लाइक्लीहुड, हाँ mle यूज करते हैं, यस। तो आपको याद होगा जब सिंपल वर्सेस कंपोजिट होता है तो डिनोमिनेटर में पैरामीटर के प्लेस पे mle यूज करते हैं, और mle कितना आया, हाफ, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 इज द आंसर। किसी को डाउट है तो बताइए, अभी भी किसी को डाउट है तो बताइए। दिस इज लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ये है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो लेफ्ट साइड है, ये तो क्रिटिकल रीजन होता है। अब जिस बुक में, कुछ बुक में रेसिप्रोकल भी रहता है मोर देन इक्वल टू के, तब भी ये 1 इसलिए आया है, तो रेसिप्रोकल रहेगा तब भी 1 नहीं आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया। ओके तो ये हो गया, नेक्स्ट बताइए। क्या बोलता हूँ, कहाँ गए क्वेश्चन आपके, कौन से रह गए, और 11-21 हो गया आपके तो हो गए क्वेश्चन, तो 21वां तो हो गया, देख लूंगा। 18th है, हालांकि वो हो गया ऐसे, उसने बता ही दिया कि बोरेल कैंटिलेमा का यूज करके आ जाएगा, तो वहां डायरेक्ट थ्योरम मैंने लिखा रखा, तो डायरेक्टली यूज कर लेंगे तब भी आ जाएगा। तो उसमें जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वो थ्योरम एक सीरीज के फॉर्म में थ्योरम था, हमने वहां देखे थे, तो सीरीज के फॉर्म में थ्योरम यही था कि लाइक कोई रैंडम वेरिएबल है
xn converges almost surely to मान लीजिए म्यू, तो वहां इफ एंड ओनली था ये सीरीज प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसका डेफिनेशन ये है ना, प्रोबेबिलिटी xn माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू एप्सिलॉन इनफिनिटली ऑफ n, सो दिस प्रोबेबिलिटी बिकम्स जीरो, लेस देन करेंगे तो 1 हो जाएगी। तो ये तब होगा इफ एंड ओनली सीरीज xn माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, इसकी जो सीरीज है this series n from 1 to infinity, this series should what, ये जीरो कब आएगी, जब ये कन्वर्ज करेगी, है ना, क्योंकि बोरन कैंटिलेमा कहता है ये प्रोबेबिलिटी जीरो कब होगी, तो प्रोबेबिलिटी जीरो तब होगी जब ये कन्वर्ज करेगी, अगर ये डाइवर्ज करती है तो 1 हो जाएगी, तो मोर देन क्या है तो वो होना चाहिए। सर मैंने तो कल ही आपको बताया था कि एक थ्योरम मैंने बताया था ना, वो मतलब वो एक्सपेक्टेशन मतलब वो एक्सपेक्टेशन से आ जाता है ना। नहीं नहीं, इस थ्योरम से आ जाएगा। देखिए अब ये जो क्वेश्चन नंबर है उससे भी आ सकता है, मेरी क्या गलत है, लेकिन ये इससे आ जाएगा जो रहेगा 18 वाला, तो 18th क्वेश्चन जो रहेगा आपके इससे आ जाएगा। देखिए अब यहाँ से आप निकालिए, तो मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे इफ आई आस्क यू कि बताइए मुझे तो ये थ्योरम मुझे अभी है ना याद आया, बताया उसने, वरना भूल जाते हैं कई बार। तो यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन जीरो, एप्सिलॉन में कुछ भी ले लूं मोर देन जीरो, तो प्रोबेबिलिटी xn माइनस जीरो, जीरो क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेस टू जीरो कह रहा है ये, सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन करेंगे, तो इसमें सिर्फ xn के पास दो वैल्यू है, जीरो या 1, जो xn का सपोर्ट है ना वो या तो जीरो है या 1 है, दो ही तो है, तो एप्सिलॉन आप कुछ भी पॉजिटिव ले लो, इसके सपोर्ट में क्या आएगा, मॉड x लेस देन 1 कब होगी, जब xn जीरो होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1 माइनस n की पावर 2 अल्फा, तो यहां से मॉड xn माइनस जीरो मोर देन इक्वल टू एप्सिलॉन करोगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट है 1 बाई n की पावर 2 अल्फा, दिस इज अ लॉजिक, ठीक है। तो यहां से ये मैंने निकाल लिया। अब ये थ्योरम कहता है, अब वहां जाके ना जो थ्योरी मैंने पढ़ाए हैं बैच 5 में, वहां जाके देखिए तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा सारे थ्योरी कि वहां क्या मैंने यूज किया है, ये सब क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम लोग। सो यहां से क्या है, सो ये होने चाहिए, तो समेशन, अब मैं अगर थ्योरम लिखूं कि xn converges almost surely to zero if and only if series mod xn minus 0 more than equal to epsilon, this probability should converge n from 1 to infinity। हाँ अब मुझे भी याद है, ISS के भी एक दो क्वेश्चन इस पे हमने किए थे उस दिन जो क्लास कर रहे थे जब हम, तो यहाँ से आ जाएगा if and only if, ये आया 1 by n की पावर 2 अल्फा इज फाइनाइट। अब ये सीरीज कब फाइनाइट होगी, तो पी टेस्ट कहता है कि 2 अल्फा हैज टू बी मोर देन 1, तो अल्फा हैज टू बी मोर देन हाफ। तो वो जो क्वेश्चन में आपको सेट दे रखा है, देख लीजिए प्रॉपर सॉल्यूशन आ ही गया, तो n की पावर 2 अल्फा, अरे हो गया सॉरी, यहां बोला है कि s जो सेट है, s सेट वो अल्फा है जिसके लिए कन्वर्ज कर रही है जीरो पे, तो इसमें अल्फा पॉजिटिव सच दैट अल्फा इज, यहां निकल के आया मोर देन इक्वल टू 1/2, मोर देन 1/2, तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या है, मोर देन अल्फा वेट कह रहा है ना, तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू अल्फा की आएगी, तो ये सेट ये निकल के आया कि अल्फा मोर देन 1/2, तो इनफिमम लेना है इसका, तो इनफिमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, हाँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इसमें 1/2 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सेट में बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन 1/2 जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड जो लार्जेस्ट है, इनफिमम, तो इनफिमम ऑफ सेट S इज 1/2। हाँ ये देख लीजिए पॉलिमी क्लियर हुआ कि नहीं, डाउट था आपके, तो ओके आई थिंक ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन फिर भी रह गया वो भी मैंने डिस्कस किया, एक बार फिर से कर लो, जो क्वेश्चन रह गया कल फाइनली सुबह आप वो क्वेश्चन मुझे पोस्ट करना जो 2021 में अभी भी रिमेनिंग रह गया है, तो वो कल करा के फिर मैं कल 2000 फिर 20 का डिस्कशन करेंगे, 2020 का गेट का जो PYQ है वो डिस्कस करेंगे कल, डाउट कराने के बाद 21 का, ठीक है। चलिए तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू।